नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो रामनगर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। आज चिंतन शिविर 2 सत्र में आयोजित हो रहा है। पहले सत्र में खुली चर्चा होगी, वहीं दूसरे सत्र में रोडमैप पर आए सुझावों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दूसरे दिन बीजेपी ने 2022 के लिए रोडमैप तैयार किया तो अपनी ही पार्टी की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा 2002 से लेकर 2017 के चुनावों की समीक्षा की गई और अन्य राजनीतिक दलों को लेकर भी बातचीत हुई। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर सुधार को लेकर भी बातचीत हुई। पार्टी में बढ़ रही बयानबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर भी गहनता से चिंतन हुआ। तो बीजेपी की मंथन और चिंतन बैठक चल रही है। हम आपको बता दें 2 दिवसीय चिंतन बैठक थी। रामनगर में ये चिंतन बैठक चल रही है। आज इसका आखिरी दिन है। आज चिंतन शिविर 2 सत्र में आयोजित हो रहा है। पहले सत्र में खुली चर्चा होगी और वहीं दूसरे सत्र में रोड मैप पर आए सुझावों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दूसरे दिन बीजेपी ने 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया तो अपनी ही पार्टी की समीक्षा भी की। यानी 2002 से 17 तक के चुनावों की समीक्षा होगी और फिर 2022 पर कोई रण तैयार होगी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आज यहाँ पर जो है समापन होने जा रहा है। हम इस वक्त उसी रिजॉर्ट में मौजूद हैं ढिकुली में, जहाँ पर ये चिंतन शिविर चल रहा है। 3 दिन तक यहाँ 2022 के रोड मैप को लेकर गहन मंथन किया गया है। आज इसका आखिरी दिन है, जहाँ पर आज 2 सत्र होने हैं। एक सत्र पे जहाँ ये तय खुली बैठक होगी, जिसमें विभिन्न जो नेतागण यहाँ पर आए हैं वो अपनी बहस वहाँ पर करेंगे, वो अपने विचार वहाँ पर देंगे। इसके बाद जो है जो अंतिम सत्र होगा, उस सत्र में यह तय किया जाएगा कि रोड मैप किस तरह का होगा। जो सुझाव आए हैं उन सुझावों में चर्चा होगी। उसके बाद उन सुझावों को भी, उसमें जो भी उचित सुझाव लगेंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 दिनों तक चले मंथन में खासकर बीजेपी 2022 को लेकर के फोकस कर रही है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से बीजेपी चुनाव में उतरेगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेगी। देखना होगा कि ये जो चिंतन शिविर है इस पर कितना अमल होता है और इस पर किस तरह से जनता रिएक्ट करती है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और इसी पर बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी इस वक्त रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, अगर चिंतन शिविर की बात की जाए, आज आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ, किस तरह से चिंतन मंथन हुई और आज आखिरी दिन क्या कुछ होने वाला है? देखिए, 2 दिन तक जो मंथन हुआ है उसमें मुख्य रूप से पहला दिन तो इनका उद्घाटन सत्र में और कोविड को लेकर के हुआ। दूसरे दिन जो सत्र हुआ है उसमें अपनी पार्टी की समीक्षा के साथ ही विपक्ष की कमजोरियां और उसकी जो ताकत है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ 2002 से लेकर 2017 तक के जो चुनाव हुए हैं राज्य बनने के बाद से, उस पर काफी बातचीत हुई है, उस पर मंथन हुआ है। उसके बाद जो है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उन पर मंथन हुआ है कि इस पर और क्या सुधार किए जा सकते हैं और जनता को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है, जनता को किस तरह से इसका लाभ और ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, इस पर चर्चा हुई है। आज अंतिम दिन जो है इसमें मुख्य रूप से एक जो अभी जो सत्र चल रहा है उसमें मुख्य रूप से खुली बैठक है, खुला सत्र है। ये सब खुले सत्र में जितने भी नेतागण हैं अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो सत्र होगा उस सत्र में जो है जो रोड मैप है उसमें जो लोगों के अभी तक सुझाव आए हैं, जो नेताओं के सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर चिंतन होगा। उसके बाद उन सुझावों में से कितने सुझाव शामिल किए जाने हैं या नहीं किए जाने हैं उस पर चिंतन होगा। उसके बाद जो है फाइनल ब्लूप्रिंट जो है निकल के आएगा 2022 के चुनाव के। बिल्कुल, तो चुनाव से पहले मंथन, चिंतन, पार्टी में जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की जो योजनाएं सरकार द्वारा चालू की गई है, शुरू की गई है, उस पर भी चिंतन मंथन हो रहा है। तो बहुत मायने में ये 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किरकिरी होने के बाद सरकार ने एसओपी को बदल दिया है। अब चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद एसओपी में चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। लेकिन अब सरकार ने एसओपी को बदल दिया है। तो पहले यह कहा गया था 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, कहा कि अभी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और जहां पर टेस्टिंग, आरटीपीसीआर की बात हो रही है वो कितने सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसलिए चारधाम यात्रा की शुरुआत अभी नहीं होनी चाहिए। इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने एसओपी जारी की। लेकिन अब सरकार ने एसओपी में बदलाव किया है, यानी अब कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होनी थी अब नहीं होगी।
लेकिन किस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जाने की बात कह रही थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब एसओपी में कुछ बदलाव किया गया है, यानी जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उस पर क्या सरकार मान गई है या फिर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वो अपना सकती है? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो मामला सामने आया है उसमें एसओपी चेंज की गई है और ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये शासन ने या फिर बड़े अफसर्स ने या सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार की किरकिरी करवाई और लगभग 12 से 14 घंटे माहौल रहा कि हाईकोर्ट ने जहां रोक लगाई है यात्रा पर, वहीं सरकार चाहती है कि यात्रा हो। एसओपी में कहा जा रहा है कि यात्रा होगी, लेकिन जब हर तरफ इस खबर को लेकर माहौल बना तो अब ये एसओपी को चेंज किया गया, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं किरकिरी होने के बाद शासन ने अपना स्टैंड चेंज किया है। अब बात आती है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, यह सरकार को तय करना है हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, या फिर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सरकार तलाशेगी, या फिर इसी चारधाम यात्रा को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। अब सब कुछ सरकार के हाथ में है और अब फिलहाल चिंतन शिविर रामनगर में चल रहा है। सभी मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और आज चिंतन शिविर दोपहर के बाद समाप्त होने की संभावना है। तो उम्मीद है कि आज दोपहर के बाद सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। चलिए ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एसओपी में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अब तक सरकार ने रुख नहीं साफ किया है कि क्या वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं कांग्रेस से जुड़ी अब खबर की बात करते हैं तो दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल की फिर बैठक हो सकती है। वहीं आज नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस हाईकमान नामों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सभी 10 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अब कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी ये तय करेगी कि आखिर नेता विपक्ष होगा कौन। और 3 दिन से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में है। नेता विपक्ष को लेकर लाख माथापच्ची के बाद भी बड़े नेताओं और विधायकों में एक राय नहीं बन पा रही है और इसलिए अब फाइनल फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस की सीनियर लीडर इंदिरा हृदयेश के निधन ने उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत बदल कर रख दी है। वैसे चुनाव तो नेता प्रतिपक्ष का होना है, लेकिन कई बड़े नेताओं की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है और वो नेता चाहते हैं कि प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बन जाएं, लेकिन मौजूदा हालात में अध्यक्ष की उम्मीद पाले नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि नेता विपक्ष के नाम पर अब विधायक 2 खेमों में बंट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक 5-5 में बंट गए हैं। काजी निजामुद्दीन, राजकुमार, आदेश चौहान और प्रीतम सिंह करण महारा के पक्ष में हैं, तो वहीं ममता राकेश, फुरकान अहमद, मनोज रावत, हरीश धामी, गोविंद सिंह कुंजवाल के पक्ष में हैं। हालांकि सीनियर नेताओं का कहना है कि जो भी फैसला हो 2022 चुनाव को देखते हुए होना चाहिए। मेहनत और सबको साथ में लेकर के जिस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं, हमको 22 की चुनौती को ध्यान में रखना है। 22 में कांग्रेस कैसे सत्ता में आ सकती है, उत्तराखंड के विकास के पहिए को कैसे पुनः पटरी पर ला सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। शनिवार से सोमवार तक दिल्ली में अलग अलग मीटिंग चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला होता नहीं दिख रहा और अब फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात हो रही है, जिसका इंतजार उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं को भी है। हाईकमान क्या निर्णय लेती है, सीनियरिटी को देखती है या कंटिन्यूटी को देखती है या कुछ, वो तो हाईकमान पे डिपेंड है। लेकिन जो भी होगा वो निश्चित तौर से जनता के हित के लिए होगा और राज्य के हित के लिए होगा और पार्टी के हित के लिए होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष का नाम तय होने से पहले सियासी समीकरण टटोले जा रहे हैं और नेता विपक्ष के नाम के ऐलान पर ही अभी आगे होने वाला सियासी गणित टिका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और रामनगर से खबर लेते हैं, जहां पर आज से नेशनल कॉर्बेट पार्क खुल जाएगा। फिलहाल डे विजिट के लिए ही पार्क को खोला जाएगा। आज पार्क के झरना, ढेला और गार्जिया जोन खुलेंगे। कोविड के कारण बंद पार्क को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने खोलने के अब आदेश दिए थे।
और नैनीताल बलिया नाले से प्रभावित 60 परिवारों को नैनीताल पालिका ने नोटिस दे दिया है। पालिका ने सभी लोगों से मानसून को देखते हुए घर छोड़ने की अपील की है और दुर्गापुर में विस्थापन करने को कहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर परिवारों को पहले ही दुर्गापुर में घर आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन वो वापस अपने घरों को लौट आए हैं। बता दें कि बारिश के कारण बलिया नाले से हरिनगर के बड़े इलाके को खतरा है और 100 परिवार खतरे की जद में है। हालांकि पालिका के नोटिस के बाद विस्थापन की तैयारी शुरू हो गई है। समय बारिश का आ रहा है और आपदा की भी संभावना हो सकती है, उसको देखते हुए इन लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग अपनी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और जो भी शासन या प्रशासन से जो है इनके उपयोग के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी वो शासन प्रशासन से सहयोग करके उपलब्ध कराई जाएगी। और हरिद्वार कुंभ में फर्जीवाड़ा करने वाली मैक्स कंपनी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब जो रिपोर्ट आपको न्यूज़ 18 दिखाने जा रहा है उससे ये साफ है कि अगर एसआईटी ने हर पन्ना सही तरीके से पलटा तो सचिवालय के कई सफेदपोश अधिकारी और कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे। कुंभ टेस्टिंग फर्जीवाड़े की आरोपी मैक्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा हैरान करने वाला है। सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने इस मामले में कई अहम डॉक्यूमेंट जुटाए हैं और बड़े खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पहले मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक शरद पंत ने कंपनी के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि काम फर्म के नाम पर हुआ। कंपनी के नाम में रजिस्ट्रेशन MAXX के नाम से था, जबकि फर्म में सिर्फ MAX मैक्स लिखा गया। फिर 11 जनवरी 2021 को कंपनी ने मेला अधिकारी को लेटर लिखा, जिसमें बताया गया कि कंपनी कोरोना टेस्ट कर सकती है और असल खेल इसी लेटर में हुआ। ये जो सिग्नेचर है जिसमें तारीख प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है जैसे 12/1/2021 है, यानी 11 तारीख को जनवरी में ये एप्लीकेशन गई और 12 जनवरी को ये एप्लीकेशन एंटरटेन हुई और उन्होंने मार्क कर दी किसको, अनिल रतूड़ी जी, ये हैं चीफ फार्मासिस्ट हरिद्वार के। लेकिन जब गौर से इसको देखो तो इसमें ओवर राइटिंग दिखती है। उस ओवर राइटिंग को मैंने इन्फ्लेट करके देखा, एनलार्ज करके देखा। ये आपको PDF में भी मैं दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट है कि ये जो सिग्नेचर है उसके नीचे डेट है, ये दरअसल 12/3/2021 था। इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसको 3 को काट करके 12/1 किया गया। कुंभ मेला अधिकारी ने मैक्स फर्म को अप्रूवल नहीं दिया तो मामला सचिवालय पहुंचा, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों ने फाइल पास करने में सेकंड की भी देरी नहीं की, जिसके पीछे रसूख और रिश्तेदारी का खेल बताया जा रहा है। सचिवालय में मैं मल्लिका पंत की जो बहन है अंबिका पंत, वो एक वरिष्ठ अधिकारी है सचिवालय में और स्वास्थ्य विभाग में ही है वो, और उनके जो बॉस है YK पंत एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों के बीच में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इन लोगों के विभाग से इनकी फाइल बड़े आराम से थ्रू हो गई और अल्टीमेटली ये मामला इन सब के इन्फ्लुएंस से, उसमें अमित नेगी भी उस वक्त सचिव थे और ये फाइल वहाँ से होते हुए इनको एक आम अवार्ड हो गया। अवार्ड बड़े गलत तरीके से हुआ। अवार्ड मैक्स कॉरपोरेशन को, मैक्स कॉरपोरेट सर्विस को काम मिला और आगे 2 सब कॉलम बना दिए। काम इनको मिला लेकिन काम ये 2 करेंगे। यानी कुंभ में जो घोटाला हुआ उसके तार सीधे सचिवालय से जुड़े नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हरिद्वार में संक्रमण कम दिखाने से लेकर ICMR का सीक्रेट पासवर्ड भी मिसयूज हुआ। कुल मिलाकर कुंभ में हुए घोटाले की कड़ियां अगर SIT ने ढंग से जोड़ी तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर सचिवालय तक जांच की आंच आने में देर नहीं लगेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड में पिछले 1 महीने से कई संवैधानिक पद खाली है। हालात यह है कि 12 घंटे में जिन पदों को खाली नहीं रखा जा सकता उन पर कोई फैसला तक नहीं हुआ, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य में मंडी परिषद के अध्यक्ष से लेकर बच्चों के हक की आवाज उठाने वाले बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष का पद भी खाली है। तस्वीरें तो ऐसी हैं कि सुबह 11 बजे तक बाल आयोग का एक भी सदस्य दफ्तर नहीं पहुंचा, जबकि कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए ही सबसे खतरनाक कही जा रही है और सरकार भी वात्सल्य जैसी योजना लेकर आई, लेकिन कहां तो 12 घंटे भी पद खाली नहीं रहने का नियम है, जबकि यहां तो पूरा महीना हो चुका है। तो इसलिए आयोग को तो बिल्कुल आप खाली रख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो वीमेन आपका कमीशन हो या आपका चाइल्ड राइट कमीशन हो या आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो ये इवन देन आपका अल्पसंख्यक आयोग कमीशन हो, तो ये कमीशंस जो हैं
इनको आप खाली नहीं रख सकते, क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं। और अब कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है और साफ आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के करीबियों को किनारे किया जा रहा है और आपसी कलह के चलते नए दायित्व तय नहीं हो पा रहे, जबकि बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में दिख रही है। लेकिन जब तमाम महत्वपूर्ण पद खाली रहेंगे सिर्फ इसलिए कि तीरथ रावत आ गए हैं, अब त्रिवेंद्र रावत के लोगों की यहाँ पर कमी जो है उसको दूर करा जाना चाहिए, आपने सारे लोगों को सिलसिलेवार तरीके से हटा दिया जो उनके आदमी थे, कुल मिलाकर वो भाजपा के लोग थे, तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जो देखने को मिली उसका खामियाजा आज प्रदेश भुगत रहा है। एक चिंतन बैठक चल रहा है अभी रामनगर में, और चिंतन बैठक के बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे ताकि जो संवैधानिक पद है उन पे तुरंत जो है कार्रवाई हो, वो भरे जाएं। अब चुनावी साल में संवैधानिक पदों पर भी नियुक्ति नहीं होना बीजेपी की अधूरी तैयारी जरूर दिखाता है, मगर सवाल यह है कि कांग्रेस इसे कितना कैश कराती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए। लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। कोरोना काल में वैसे तो सभी उद्योग धंधों पर काफी असर पड़ा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कहीं मार पड़ी है तो वो हैं छोटे उद्यमी। रुड़की में कई लोग अपने घरों में केरोसिन और भाप से चलने वाले पंखे बना रहे हैं, जो सैकड़ों सालों बाद भी डिमांड में है। लेकिन फिलहाल ये उद्यमी और ये उद्योग भी परेशान है। रुड़की में आईआईटी, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े संस्थान होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोग अपनी कारीगरी में कहीं पीछे नहीं हैं। सत्ती मोहल्ले के रहने वाले अरशद और एहसान आज भी अपने पुश्तैनी कारोबार को चलाते हैं, जिसमें केरोसिन और भाप से चलते वाले पंखे तैयार कर रहे हैं, जो लगभग 200 साल पुरानी तकनीकी है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल सब काम बंद पड़ा है। कारीगर अरशद ने बताया कि केरोसिन से चलने वाले पंखों की डिमांड काफी अधिक है और देश के अलावा विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है। महीने में 20-25 पीस की डिमांड होती है। बहुत कमी से बिकता है क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और जल्दी से इस पीस को रुड़की में कोई नहीं बनाता क्योंकि वर्क ज़्यादा है। कारीगरों का कहना है कि लोगों को आज भी पुरानी चीजें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए सालों से चला आ रहा ये काम आज बहुत अच्छे से चलता है।